हेलो गाइस, मैं डॉक्टर प्रवीण चौहान। इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू चूज ए रिसर्च प्रॉब्लम। बेसिकली ये रिसर्च मेथोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, मैं इनिशियल स्टेप कहूँगा। और ये उन लोगों के लिए या बिगिनर्स के लिए जो रिसर्च स्कॉलर हैं या अपना पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी मदद करेगा उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हो सकते हैं, एकेडमिशियन हैं, या अपने करियर के इनिशियल स्टेज में हैं और अपने अपने स्कॉलर्स के लिए एक अच्छा रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसी इसमें मैं लेके आया हूँ लेक्चर जो कि कवर करेगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होगी कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, पर्पज क्या होते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन के, क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए, टाइप्स कितने के हो सकते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम, देन हाउ टू डिफाइन ए रिसर्च प्रॉब्लम, देन बहुत इंटरेस्टिंग है ये हाउ टू बिगिन कि कैसे शुरू किया जाए। और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेज जहाँ से हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है बेसिकली वो यही मैं बोलूँगा कि एक ऐसा गैप होता है जो अब तक जो अभी डिस्कवर्ड नहीं है। कुछ इश्यूज हैं, कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं, कुछ न्यू पॉलिसी को लेके, उसके इम्पैक्ट को लेके, या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसका करंट कंटेक्स्ट को लेके अगर फ्यूचर में कैसा रहेगा। यानी जहां पर भी हम कंफ्यूजन फील करते हैं, जहां पे कुछ लैग फील कर रहे हैं, जहां कुछ कहीं गैप है कि ये चीज अभी डिस्कवर करना बाकी है, तो वही उसी गैप को सिस्टमेटिक वे से सर्च करने का जो एक वे है, वही एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम होती है। पर्पज क्या होना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम का, कि कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है वो जिस टारगेट को लेके चलती है, कि जहां उस टाइटल में डिफाइन होता है कि भाई हम लोग ये काम करेंगे, तो उसी चीज के को हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू डिफाइन करते हैं, और लास्ट में हम एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन और लास्ट के कंक्लूजिंग रिमार्क्स इस तरह से होना चाहिए कि वो लास्ट में उन चीजों को मीट कर ले, और जो भी रीडर है वो रीडर उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके रिसर्च पेपर में या जो भी थीसिस है उसमें उसको टारगेट मिल जाए कि हाँ, मैं जो भी ऑब्जेक्टिव मेरे को था इसकी, मेरे को इस पेपर में ये मिलना चाहिए, और वो वही आप उसको मिल जाता है। तो वो बेसिकली कुछ हाइपोथेसिस, कुछ जो अजम्पशंस को मीट करते हुए जो भी उसको पर्टिकुलर टारगेट मीट करता है, तो यही उसका एक बहुत अच्छा एक पर्पज माना जाता है। क्राइटेरिया फॉर ए गुड रिसर्च, एक आइडियल रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वो सिग्निफिकेंट हो, और प्रैक्टिकल और थियोरेटिकली उसके इम्प्लीकेशंस पॉसिबल हो, नोवेलिटी होने चाहिए, वो आइडिया बिल्कुल नया होना चाहिए, कहीं से डुप्लीकेसी ना हो उसमें, तभी वो आइडियल एक रिसर्च प्रॉब्लम मानी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी होती है उसी को हम आइडियल मान के उसके जैसा ही हम एक नया रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये टॉपिक ठीक रहेगा, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसके कुछ जो प्लेगरिज्म वगैरह है या जो थ्योरेटिकल इश्यूज हैं वो जो पहले से ही इश्यूज थे, तो वो पहले से ही आप डिस्कवर कर चुके हैं उस पेपर में, तो दोबारा से वो नोबेलिटी वाला कंसेप्ट आप मिस कर देंगे, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। फिजिबिलिटी, वो बिल्कुल फिजिबल होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइम फ्रेम, एथिकल कंसिडरेशन। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे वो डाटा के जो एक बेंचमार्क है, वे डाटा अवेलेबल है या नहीं है, जो किस नेचर का डाटा अवेलेबल है, रिस्पोंडेंट्स किस तरह के होंगे, डाटा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी के अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, और टाइम फ्रेम, और ऑब्वियसली आप लोग जो फंडिंग है उसको भी जरूर देख लें कि कब तक कितना फंड्स वगैरह अवेलेबल है हमारे पास, तो ये सारी चेक कर लेनी चाहिए। रेलेवेंट, ये किसी जो आपका टाइटल लिया है आपने, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम आप लेने जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए जो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज है, या सोसाइटी के किसी नीड को लेके, या सोसाइटी के किसी गैप को लेके, किसी इश्यूज को लेके वो रिलेट करता होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि सोसाइटी में तो कुछ और इश्यूज हो रहे हैं, आप उनसे डाइवर्स कोई नया कोई ऐसा टॉपिक लिए जा रहे हैं जिसका रिलेवेंस ही नहीं है लोगों को। आपके जो टॉपिक आएगा, जो रिसर्च आप जो करेंगे, पब्लिश होगा, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो आपने रिलेट करके चला ही नहीं आपने। बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो टाइटल है वो आपका कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कि जो जो आप
फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वही, बिल्कुल वही चीज फाइंड आउट करें, उसमें मल्टी मल्टी चीज उसमें ना डालें कि वो कंफ्यूजन हो जाए, कि वो आपके लिए भी कंफ्यूजन हो जाए कि आप वास्तव में करना क्या चाह रहे हैं, और रीडर भी कंफ्यूज हो जाए कि ये इस रिसर्च पेपर में मेरे को क्या मिलने वाला है। मेजरेबिलिटी, डाटा कलेक्शन से लेके और डाटा एनालिसिस टूल टेक्निक डिजाइनिंग से तक भी हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि इसमें कहीं ऐसा मिसिंग चीज तो नहीं है जो हमारे जो एनालिसिस या मेजरमेंट वाले पार्ट को डिस्टर्ब करेगा। बाद में हम उसके अच्छे से एनालिसिस या जो कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो प्रॉपरली हम नहीं कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च जो टाइप्स हो सकती हैं, मैं इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि किसी सिचुएशन की करंट पोजीशन क्या है, करंट स्टेटस क्या है, किसी पॉलिसी को लेके या सोसाइटी के किसी सिचुएशन को लेके इंडस्ट्री के अंदर हम चेक कर सकते हैं, किसी कंपनी के अंदर करंट सिचुएशन क्या है उसको चेक कर सकते हैं, एचआर इश्यूज करंटली क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की जो स्टडी होती है, टारगेट करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली एक्सप्लोर करती हैं करंट, जो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी से किया था वहां से, वो तो ओनली आपको डिस्क्राइब कर देती है कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, कोई इंपैक्ट है, फ्यूचर में इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है, ठीक है, और किसी फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करना, तो ये सारी जो स्टडी है वो आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर डिस्क्राइब की जाती है। डिस्क्रिप्टिव प्रेडिक्टिव रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि ये बेसिकली आपको फोरकास्टिंग पर्पज से ही यूज होती है कि फ्यूचर की आउटकम्स को प्रेडिक्ट करना है। कैन बी प्रेडिक्ट लाइकलीहुड ऑफ ए स्टॉक मार्केट क्रैश बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ये सारा बिल्कुल प्योरली हिस्टोरिकल डाटा में बेस होता है। प्रेस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा एक रिसर्च प्रॉब्लम कह सकता हूं कि जो सिचुएशन, किसी सिचुएशन के ऑप्टिमल और रिकमेंडेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर इश्यूज के लिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हो सकते हैं कि व्हाट स्ट्रेटजी कैन बी इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस वर्क प्लेस स्ट्रेस, कि यानी वहां पे वर्क प्लेस स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए पॉसिबल हमारे पॉलिसी इंप्लीकेशन या स्ट्रेटेजिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो प्रेस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर कैटेगराइज होती है। अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है ये, कि जो भी हमारे अब तक थ्योरेटिकल नॉलेज हुई है कि क्या वो थ्योरी अभी भी काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्या उस थ्योरी में कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं वो अप्लाइड जो रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को लेके कि कहाँ पे जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं वो उनका कितना अभी उसमें डेविएशन आया है, या एज इट इज थ्योरी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या अगर थ्योरी काम नहीं कर रही है तो उनकी क्राइटेरियाज क्या हो सकते हैं, क्यों नहीं कर रही है, उनके रीजंस क्या हैं। तो ये इस तरह की जो रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है कि बहुत टाइम सेंसिटिव है ये, क्योंकि टाइम को लेके हम लोगों को टारगेट होता है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन है वो 6 महीने के बाद तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, या 6 महीने के बाद उसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे किसी काम के भी नहीं है, किसी सिचुएशन को लेके या प्रॉब्लम को लेके सोसाइटी की। तो हमारे को सोसाइटी की इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शंस अडॉप्ट करने चाहिए, क्या किस तरह की पॉलिसी बनानी जानी चाहिए कि जो कि सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो इस तरह का जो इमीडिएट एक्शंस आपको सजेस्ट करता है वो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर। जैसे कि रिसर्च प्रॉब्लम इन एजुकेशन माइट इंक्लूड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर ए डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रॉब्लम इम्पेंडिंग स्टूडेंट्स सक्सेस, कि कोई स्टूडेंट के सक्सेस को डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई इश्यूज है या नहीं है, या कोई इस तरह का जो कोई भी और इश्यू हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री को लेके हो सकता है। देन हाउ टू डिफाइन ए रिसर्च प्रॉब्लम, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने जा रहे हैं तो अपने माइंड में क्या क्या चीजें आपको पहले से सेट रखनी चाहिए और उनको क्लियर कर लेना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि रिसर्च बिफोर चूजिंग ए रिसर्च,
टॉपिक कि जब भी आप कोई रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके बैक द स्टेज आप थोड़ा सा होमवर्क कर लें कि उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर से लेके रिसर्च डिजाइनिंग से लेके क्वेश्चनर डिजाइनिंग, अवेलेबल एनालिटिकल टूल टेक्निक, उन सबका सबको एक बार एक लाइन में ले लें कि भाई ये सारी चीजें मेरे वाले पेपर में कहीं कोई इश्यूज तो क्रिएट नहीं कर देंगे। दूसरा जो चीज है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड नेचर, कि जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम लेके चले हैं उसका डाटा कितना अवेलेबल है, कब तक का अवेलेबल है, जो अवेलेबल है उसका नेचर क्या है, वो डेली है, वीकली है, मंथली है, अगर वो सेकेंडरी टाइप का डाटा है तो। और अगर प्राइमरी डाटा है तो आप चेक कर लें कि आप किस स्केल पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, रिस्पोंडेंट्स की नेचर क्या है, उनका स्प्रेड क्या है, उनके डेमोग्राफिक फीचर्स क्या हैं, क्या वो उस क्वेश्चनर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चनर की स्केलिंग कैसी की जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक बार उसको माइंड में चेक कर लें। और ऑब्वियसली आप अपने इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन से डाइवर्ट ना हो, ये रेकमेंडेड है बेसिकली, क्योंकि आप इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन में रह के अपना बेस्ट दे सकते हैं। रिसर्चेबल होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो कोई ऐसा टॉपिक ना लें कि जिसके ऊपर कहीं आगे का स्टेप पॉसिबल ना हो। ठीक है, कि कोशिश करें कि कोई एथिकल कंसिडरेशन वाला ना हो, कोई जहां पे आपको एथिकल इश्यूज को टच ना होना चाहिए। ठीक है, और मिजरेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज के अंदर, वो सारे इश्यूज यहाँ इसी पॉइंट में चेक कर लेना चाहिए। जेन्युइन प्रॉब्लम हो, बिल्कुल ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, न्यू प्रॉब्लम आप सेलेक्ट करें बिल्कुल, कि पहले से जिसके बारे में लोगों को पहले से अवेयरनेस नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो एक नई नॉलेज लेके ही आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें अपने रिसर्च पेपर को या रिसर्च प्रॉब्लम को। करंट इश्यूज से अलाइन होना चाहिए, करंट इश्यूज से टच होना चाहिए, तभी तो जैसे लोग उस करंट सिचुएशन कोई भी आई है, लोग अनसर्टेन हैं, उनके सॉल्यूशंस आपके डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो भी पब्लिश होगी उसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मेथडोलॉजिकल इश्यूज आप चेक कर लें कि सैंपल डिजाइन कितना रहेगा, सैंपल साइज क्या रहेगा, क्यों रहेगा, सैंपल स्कोप कितना है, पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, सैम्पलिंग का मेथड कौन सा बेस्ट रहेगा, डिजाइनिंग कैसे करनी है, अवेलेबल टूल टेक्निक कौन से हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। कई बार हम अवेलेबल टूल टेक्निक होती है उनकी लिमिटेशंस को चेक किए बिना ही डाटा लिया, उसमें सॉफ्टवेयर में डाला, अपलोड किया और बाद में हमने आउटपुट जनरेट कर लिया। हमने उनके ना तो डाटा की नेचर चेक किया और ना ही हमने अगर इवन सॉफ्टवेयर की भी मैं कहूंगा कि लिमिटेशन हमें चेक कर लेना चाहिए कि वो किस लिमिटेशन पे काम कर रहा है। और ये मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू बिगिन, कि कैसे शुरुआत किया जाए। तो इसके शुरुआत के 3 कंटेक्स्ट हो सकते हैं कि यू आर गिवन द टॉपिक टू राइट अबाउट, आपको एक टॉपिक दे दिया गया है कि इसी के बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ लेके आइए कि इस चीज को आप कैसे एक रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा हो सकता है कि जो आपका गाइड है, सुपरवाइजर है, वो आपको लिस्ट ऑफ पॉसिबल रिसर्चेबल टॉपिक्स का आपको प्रोवाइड करता है कि आप इनमें से देखिए कौन सा ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। और लास्ट में है कि आपके प्रोफेसर या टीचर है, जो सुपरवाइजर है, उन्होंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया कि जाइए आप अपना कोई अच्छा सा रिसर्चेबल टॉपिक लेके आइए, फिर डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों ही कंटेक्स्ट में क्या रहेगा हम डिस्कस करते हैं। कि फर्स्ट यही है कि व्हेन आपको किसी टॉपिक के बारे में दे दिया कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इनडेप्थ लेके आइए कि क्या स्टडी पॉसिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उस टॉपिक के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, आप उसको चेक कर लीजिए, लिटरेचर रिव्यू चेक कर लीजिए, अवेलेबल जो रिसर्च है जहाँ इन्फ्लिनेट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, स्कोपस भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस डायरेक्ट है, वहां चेक कर सकते हैं कि अवेलेबल इसके बारे में अब तक कितना काम हो चुका है, कहाँ इसमें काम होना बाकी है। तो वो सारे उसके अजम्पशंस चेक कर लीजिए, लिमिटेशंस चेक कर लीजिए और उसके बाद आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो कंटेक्स्ट है वही है कि जहां पे आपके सुपरवाइजर ने आपको एक पॉसिबल लिस्ट दे दी है कि इसी लिस्ट में से लेके आइए कि भैया मेरा स्पेशलाइजेशन इसी में है और मैं तो इन्हीं पॉसिबल जो भी टॉपिक्स हैं इन्हीं में से किसी एक टॉपिक पे मैं आपको प्रॉब्लम पे आपको गाइड कर सकता हूं। तो उस कंटेक्स्ट में बिल्कुल अगेन मैं कहूंगा कि काम बने रहे, बिल्कुल टेंशन ना ले। उन सभी टॉपिक्स के अंदर आपका सबसे पहले इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन चेक कीजिए,
फिर उस अपने इंटरेस्टेड और स्पेशलाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर आप पहले अवेलेबल लिटरेचर देखिए, अवेलेबल लिटरेचर के बाद गैप आइडेंटिफाई कीजिए, और इवन मैं तो यही कहूंगा कि जब आपको पॉसिबल लिस्ट आपको दे दी गई है तो हर टॉपिक या उस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप रेगुलर आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर के टच में रहें। प्रोफेसर जो टीचर है उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि जाइए लेके आइए टॉपिक, किस चीज पे आप काम कर सकते हैं, किस चीज का इंपॉर्टेंस है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली इसमें आप बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि वो जो टीचर है, सुपरवाइजर है, वो आपकी कैपेबिलिटी चेक करना चाह रहा है कि कितना इंटरेस्ट लेके काम कर सकता है, ये कितना इन डेप्थ या क्या क्या इश्यूज को लेके कितना टैक्टफुली, स्किलफुली एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है सोसाइटी की। तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को उठाइए, उनमें से आप अपने इंटरेस्ट को उठाइए, इंटरेस्ट के बाद उसको मैच कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है, और अलाइन कीजिए अपने नॉलेज को। अपने लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं, आजकल तो सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उन सारी चीजों का आप अलाइन कर लीजिए और उसके बाद ही आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर के पास जाइए। रिसोर्स कहाँ हो सकते हैं जहां हम एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंडस्ट्री पर्सन हैं, एकेडमिशियन हैं, सोसाइटी के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं कि भाई आप मेरे को बताइए कि क्या इशू आ रहे हैं इस कंटेक्स्ट में, जो भी आप प्रॉब्लम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग उसको और थोड़ा सा और इन डेप्थ आपको और नॉलेज मिल जाएगी उनका इंटरव्यू के से। देन पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने अगर थोड़ा सा प्रियोर स्टडी आपने पहले भी कर रखी है तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस है, वो डाटा एनालिसिस को लेके हो सकता है, उस फील्ड की स्टडी को लेके हो सकता है, तो उसको बिल्कुल आप फोकस रखें, वहां से आइडेंटिफाई कीजिए। आप अपने आईज और माइंड को ओपन रखिए और कोशिश कीजिए कि उस चीज को आप पहले अपने अपने अंदर से खंगाले कि भी कहां से कोई इशू बन के आ सकता है, फिर उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। थ्योरी से ट्राई हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या वो थ्योरी काम कर रही कि नहीं कर रही, कि क्या उसका इम्प्लीकेशन है या नहीं है। कोई एचआर को लेके हो सकता है, मार्केटिंग को लेके हो सकता है, फाइनेंस को लेके हो सकता है कि क्या वो थ्योरी काम कर रही है कि नहीं कर रही। आप बिल्कुल उसकी हेल्प ले सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्ट, कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या मैं इस इश्यू को, अगर दूसरे अवेलेबल टूल टेक्निक्स हैं, किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज को आप मैनेजमेंट इश्यू से आप अलाइन कर सकते हैं कि क्या ये थ्योरी आपस में, अगर हाइब्रिड रिसर्च के केस में काम आता है कि हाइब्रिड रिसर्च करना चाह रहे हैं कि सोशल इश्यूज हैं कोई किसी साइंस के, फिजिक्स के, तो वो अलाइन कीजिए दूसरे फील्ड के साथ कि हाइब्रिड रिसर्च हो सकती है कि नहीं हो सकती। और आप बिगिनर हैं तो आप डेफिनेटली आप में हर स्टेप के ऊपर आप अपने सुपरवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। अवेलेबल लिटरेचर को आप जरूर उसमें देखें, उसके लिए रिसर्च पेपर हैं, थीसिस हैं, और क्योंकि रिसर्च पेपर के अंदर आपको फ्यूचर गाइडलाइन मिल जाती है, थीसिस के अंदर फ्यूचर गाइडलाइन मिल जाती है, उनकी लिमिटेशंस को आप मीट कर सकते हैं कि भाई ये पेपर उस टाइम हो सकता है कुछ लिमिटेशंस रही हो, आज इसकी लिमिटेशन नहीं है, तो उस लिमिटेशंस को अगर रिमूव हो गया तो उस स्टडी को आप सिलेक्ट करके फ्यूचर में अपनी रिसर्च को कैरी ऑन कर सकते हैं। पेरेंट बॉडी वर्किंग पेपर, जैसे जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर के हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के हैं, आईएमएफ है, WTO है, WHO है, यूनिसेफ है, ये जो एक पेरेंटिंग बॉडी है, जो यहाँ पे उनके वर्किंग पेपर्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, इनके पास अच्छा रिसर्चर्स का एक स्ट्रेंथ होती है, तो वहां से आपको डेफिनेटली इसकी हेल्प मिल सकती है। तो इन्हीं एक्सप्लेनेशन और इन्हीं डिस्कशन के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कहीं कोई भी आपके माइंड में क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा उसको अच्छे से उसको मीट कर सकूं, ठीक है।